Hello students, welcome to my online physics class. So today topics is the gravitation topics and it is the second part of the gravitation. Okay, तो let's start. सबसे पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे ये पत्थर नीचे गिर रहा है, कोई भी बॉडी जब नीचे गिरती है तो ये एक्चुअली यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ क्या एक्चुअली कोई भी दो बॉडी जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा होता है तो वो क्या होता है वो अपनी तरफ खींचती है और जिसको वो खींचती है उसमें ज़्यादा एक्सलेशन होता है, इसलिए वो चीज़ हमको लगती है कि वो उसकी तरफ खींची चली जा रही है। अर्थ के ऊपर भी क्या करता है, ये पत्थर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन अर्थ जो है वो पत्थर की तरफ नहीं नज़र आती कि वो जा रही है, लेकिन पत्थर नज़र आता है कि पत्थर जो है वो अर्थ की तरफ जा रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का बहुत बड़ा मास होता है, उसका एक्सलेशन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एक स्मॉल बॉडी जो होती है, एक पत्थर या जो भी कुछ होता है, वो अर्थ के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता है, उसकी मास छोटी होती है। और हम जानते हैं कि एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो जब हम उसका निकालते हैं फॉर्मूला में तो मास बहुत कम होने की वजह से एक्सलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है और वो हमको नज़र आती है कि वो उधर में पत्थर जा रही है। तो ये हुआ। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दिस वन, कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें ये दो बॉडी है, एक M1 है दूसरा M2 है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और उनके जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो फोर्स जो होता है उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वही चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट है, नोट करने की बात है कि डिस्टेंस अगर मान लो क्या करते हैं डबल कर देते हैं तो क्या होता है। तो देखो डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप क्या है, देखो फोर्स जो है वो तो 1/r² का प्रोपोर्शनल है, तो उस हालत में अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, अगर कोई डबल होती है तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। और वहीं मैं अगर क्या करता हूँ डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, डिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी 4 टाइम्स। वो बढ़ेगी कितना, वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि मैं पूरी चीज़ को कवर कर सकूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और नई चीज़ भी पढ़ा सकूँ। अच्छा, जी का वैल्यू जो होता है 6.673 इंटू 10⁻11 ये होता है, इसको आपको रिमेंबर करना है, इसकी यूनिट भी याद रखने हैं आपको। और ये जान लीजिए कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब ये जो चीज़ है सब जगह इसका वैल्यू सेम होती है, प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करती है, टेम्परेचर, प्रेशर या अदर मैग्नेटिक फैक्टर या कुछ भी जो रहता है फिजिकल फैक्टर, इसको वैल्यू को चेंज नहीं करता है। चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, सब जगह कैपिटल जी का वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सेम आता है और वो यही आता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है, ये यूनिट क्या होता है इसका, तो देखो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला से हम लोगों ने ये निकाला, g निकाला पहले अलग से और इसके बाद हमने बैठा दिया। फोर्स का वैल्यू न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, बैठाने से हमारा ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि क्यों कहते हैं इसको। प्लेस टू प्लेस जो होता है ये वैरी नहीं करता, ये सारे तरह के बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, और बॉडी सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल हो, कहीं भी इसका वैल्यू जो होता है जब निकालते हैं हम लोग, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं तो वी कैन गेट द वैल्यू कैपिटल जी सेम। ओके, वी विल नॉट गेट सम अदर वैल्यू। ओके, तो कैपिटल जी का वैल्यू इट इज ए कांस्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक है, एक सवाल है जिसमें एक 14 kg का पर्सन है, एक 14 kg का पर्सन है और एक 13 kg का पर्सन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 40 kg ये दिया हुआ है, ये 30 kg दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, और जी का वैल्यू तो हमको पता ही है। ठीक है। तो जब हमको निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द एफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो हमारा लास्ट में कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन आ रहा है। ठीक है। तो इसको बस सिंपली फार्मूला में पुट करना, आ जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इच एक्सर्ट्स ऑन द अदर। तो ये फोर्स निकालना है, फोर्स का हमको फॉर्मूला पता है, G m1m2/r²। तो देखो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा वैल्यू इसका, जो हम निकालते हैं इसका वैल्यू, तो देखो ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, G m1m2/r²। और यहाँ पर देखो मास दिया हुआ है, इट इज़ नॉट एक्चुअली हेयर इन द स्क्रीन, लेकिन अब जान लो कि सॉरी क्वेश्चन में मास दिया हुआ था, तो मास हमने यहाँ पर बैठा दिया, मास बैठा दिया, और डिस्टेंस को भी हमने यहाँ पर बैठा दिया। ये याद रखना होगा कि यूनिट हमको जो होगा वो हमको ऐसा यूनिट ही यूज करनी है। तो ये हमने सारे चीज़ बैठा दिए, तो हमारा फोर्स निकल के आया दिस वन। ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कौन है, ये है जोहानस केपलर, और ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। अभी के राइट नाउ के जो जर्मनी है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और शुरू में उनका जो जन्म हुआ था वो पहले के टाइम के जो रोम थे वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने क्या, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये हमारे प्लानिटरी मोशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। प्लानिटरी मोशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। मतलब हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल, अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स आल्सो मूव राउंड द सन। ओके। तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये कुछ रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है, तो वो रूल हम लोग सीखते हैं। पहले इन्होंने 3 लॉ दिया था, जिसको हम लोग कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर सेकेंड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। तो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि सारे प्लैनेट मूव अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोसाई। अब यहाँ पर देख लो, हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं मूव राउंड अबाउट द सन, ओके, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट। रियली में ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट करने का मतलब होता है कि एक अंडे का शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हो ये पिक्चर, ये एक शेप्ड है। ठीक है। और एक चीज़ ख्याल रखिए, जैसे कि सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, बीच वाला पॉइंट, यहाँ भी ऐसे एक 2 पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है। और ये फोकस जो होता है यहाँ पर, इसी जगह में से कोई एक फोकस पर, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, इस फोकस में से कोई एक जगह पर सन को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और कोई प्लानेट है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, एक यहाँ पर प्लानेट दिखा रहा है। ठीक है। तो ये प्लानेट जो है मोशन कर रहा है। ठीक है। अब ये मोशन कर रहा है, राउंड अबाउट मोशन कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो ये मोशन करते करते जब सन के बहुत पास जाता है, जब सन के बहुत पास आ जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है। और जब ये सन से सबसे दूर में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एफेलियन। ठीक है। और ये याद रखना है कि यहाँ जो 2 एक्सिस है, ये होता है माइनर एक्सिस और ये होता है मेजर एक्सिस। ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने अभी बताया, तो इलिप्स के बारे में बताया। और केपलर्स क्या बोलता है कि सारे के सारे प्लैनेट जो होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है। विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। अब यहाँ पर देखो, फोकस जो है, ये जो फोकस है, इसको प्लूरल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं। ठीक है। जब ये एक से ज़्यादा होंगे तो फोसाई, क्योंकि यहाँ पर 2 है, फोकस 1 और फोकस 2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फोसाई बोला, एट वन ऑफ द फोसाई। नेक्स्ट है केपलर का सेकेंड लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ ये बोलता है
कि द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट्स टू द सन रेडियस शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लो कि प्लैनेट किसी मोमेंट में कहाँ पर है, P1 पे है, कुछ देर के बाद वो क्या हो गया, P2 पे चला गया। ठीक है, तो हम सन को और प्लैनेट को जोड़ने वाला जो लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, ये क्या करता है, स्वीप आउट करता है। जैसे हम लोग घर में स्वीपिंग करते हैं, घर को झाड़ू लगाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, झाड़ू से स्वीपिंग करते हैं। ठीक है, स्वीप से स्वीपर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन, जो वेक्टर है, लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट, ये भी क्या करता है, स्वीप आउट करता है। और ये एक एरिया, दिस वन, ये एरिया जो है वो क्या करता है, वो कवर करता है। तो अगर ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ होगा, ठीक है, अगर मान लो टाइम को हम लोग फिक्स कर दिया, मान लो कि 1 सेकेंड या 1 घंटा रख दिया, तो किसी और मोमेंट में भी हम अगर देखते हैं वही चीज़ हम निकालते, एरिया निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना एरिया को वो सिप आउट करता है। लेट अस सपोज कि एक अनदर इंस्टेंट में प्लैनेट कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर P3 पे, और कुछ देर बाद में वो P4 पे पहुँच गया, लेकिन वही सेम इंटरवल में। तो जब सेम इंटरवल में जब जाएगा तो जितना एरिया सिप आउट करेगा वो भी सेम होगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया सिप आउट बाय द प्लैनेट, ओके, इज सेम। ये होता है हमारा केपलर का सेकेंड लॉ। जानते हो इसे करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये हुआ कि जब प्लैनेट जो होगा सन के बहुत पास रहेगा, मोशन करते करते तो बहुत करीब आ जाएगा। कौन सा सिचुएशन है? पेरीहेलियन सिचुएशन है। तो उस समय उसका स्पीड क्या रहेगा? फास्टेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको एरिया जो होगा ज़्यादा कवर करना होता है, उसको एरिया ज़्यादा कवर करना होता है। लेकिन वही क्या होता है कि अगर क्या बोलते हैं, दूर में अगर रहता है तो उस समय जो होता है उसका मोशन जो होगा स्लो होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर है, तो ऑलरेडी बहुत सारा एरिया वो कवर कर चुका है। लेकिन चूंकि सेम एरिया उसको कवर करना है, इसलिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ जब पास में रहता है तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड में रहता है, जब दूर में रहता है तो लोएस्ट स्पीड रहता है, स्लोएस्ट स्पीड रहता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया केपलर्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट होता है केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है? केपलर्स का थर्ड लॉ ये बोलता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखो, जब वो मोशन कर रहा है तो इस वाले पिक्चर में देख लीजिए आप, इस पिक्चर में देख लीजिए, जब ये राउंड अबाउट कर रही है, ठीक है, प्लैनेट जो है ये घूम रही है, तो जब ये पूरा कंप्लीट टाइमिंग मतलब एक चक्कर लगा लेती है, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम लोग कैपिटल T बोलते हैं। और मान लेते हैं इसका रेडियस वेक्टर कितना R है। ठीक है, R तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं एवरेज है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस का बोलते हैं हम लोग। फिलहाल आप जान लो कि ये एवरेज डिस्टेंस है ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये होता है उसका टोटल टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर लगाने में वो कितना समय लगा रही है। तो उस हालत में हम एक थर्ड लॉ की तरफ में, जो कि बताता है कि एक रिलेशनशिप होता है टाइम पीरियड और स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, और ये जो डिस्टेंस होता है मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन, जिसको हम लोग R से इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बीच में। तो सो दैट इज T स्क्वायर विच इज R3। ये हुआ केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो सारे प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं या जिस जिस स्टार के प्लैनेट है, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के ही बारे में सोचो, वो किसी भी स्टार के बारे में सोचो, वहां पर ये नियम फॉलो होता है। नेक्स्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? होता है F वेरिजेस 1/r²। तो जनरली हम लोग जो जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो चीज़ है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, जैसे कि अगर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सारे के सारे इन्वर्स स्क्वायर लॉ
को मानते हैं, अर्थात उसके नीचे में ये 1/r² यानी r² टर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन कैसा हो सकता है? तो देखो, जब भी कोई बॉडी जो होता है फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई भी दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है या ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ वो जा रही है। सो अंडर द एक्शन ऑफ gravitational force या under the action of the force exerted by the earth on the body, if the body is going downward, okay, falling downward, yet going approaching towards the earth, then we say that it is a freely falling motion. तो फ्रीली फॉलिंग मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है, एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग ऐसा एज्यूम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन है जो आप लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर जो इक्वेशन थी और यहाँ वाले जो कुछ इक्वेशन है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम ए लिखते थे अब उसकी जगह पर हमको क्या करना होगा? हम जी लिखना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? the acceleration with which the body falls down, falls down freely, that acceleration is known as acceleration due to gravity, और उसका वैल्यू कितना था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ हमारा ए है, देख लीजिए आप, यहाँ पर ए है, यहाँ जी हो गया, यहाँ ए है, यहाँ जी हो गया, यहाँ ए है, यहाँ भी जी होना चाहिए, एक्चुअली ये मिस्टेक कर दिया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यू इक्वेशन, इसको पढ़ने हैं, इस पर बहुत सारे सवाल रहते हैं। अच्छा, दिस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, बॉडी को हमने एक व्यक्ति ने जो है वो किसी हाइट से उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो हाइट से गिर रही है, नीचे जैसे जैसे जा रही है, देखो उसका स्पीड बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, 50 हो गया। तो हर सेकेंड हमारा देख रहे हो, 4 सेकेंड के बाद उसका स्पीड 40 मीटर, लेकिन 5वां सेकेंड में क्या हो रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड उसका स्पीड कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं, जो हर सेकेंड उसके वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी होती है, द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये याद रखना है, एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। और यहाँ चूंकि ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज़ है, ये रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि जी का जो होता है वो मास के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो जी, स्मॉल जी, ये भी एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ये कैपिटल जी जैसा कांस्टेंट नहीं है, ये इसको यूनिवर्सल हम लोग नहीं बोलते हैं। इसका वैल्यू जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है पोल पे होता है, और सबसे लोएस्ट होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है। मतलब अर्थ सरफेस की अगर बात करें तो एट द पोल सबसे हाईएस्ट होता है, ध्रुव प्रदेश पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे सबसे हाईएस्ट होंगे, और इक्वेटर पे जो होंगे इसका वैल्यू सबसे कम होती है। तो ये चेंजिंग करती रहती है, हमारे कलकत्ता में जो वैल्यू होगा दिल्ली में अलग वैल्यू होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग मान कर चल सकते हैं कि 9.8 के बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो ये फॉर्मूला तुमको पता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कि उसको मैंने अर्थ के सरफेस पे रख दिया, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? दिस वन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी और अर्थ का सेंटर, एक्चुअली अर्थ का पूरा मास को हम लोग मान सकते हैं कि सारा का सारा मास जो है वो सेंटर पे है। हम लोग एज्यूम करें राइट नाउ कि अर्थ एक स्फेयर है, तो सारा का सारा मास कहाँ पर है? सेंटर पे। और सेंटर से उस बॉडी का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली रेडियस ऑफ द स्फेयर होगा, और इसीलिए यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिया। और हम जानते हैं कि अगेन ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, फोर्स इजिकल टू क्या होगा? एम ए होता है, लेकिन ए नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर क्या बैठाएंगे? जी बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं जी निकालूंगा तो जी इजिकल टू कितना आएगा? एफ बाई एम आएगा। तो ये वही तो लिखा हुआ है, जी इजिकल टू एफ बाई एम। तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ f का वैल्यू पुट कर दिया, जो ऊपर में हम लोगों ने f का जो वैल्यू पाया है वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो जब हमने f का वैल्यू पुट किया, ठीक है, तो देखो ये वाला सिचुएशन आ गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे स्मॉल एम क्या होता है? कैंसिल आउट कर लेगा।
जब ये कैंसिल आउट करेगा तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। So thank you for watching this video and I hope you have enjoyed it.